नमस्ते दोस्तों हमारे देश में जैसे ही कहीं महंगाई बढ़ती है तो लोग शोर मचाना आरंभ कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो इस महंगाई को लेकर कारगर होती हैं, कारण साबित होती हैं। कहीं पर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो कहीं पर बहुत सारे सोने की कीमत उछाल आता है, कहीं शेयर मार्केट में गिराव या उछाल आता है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो महंगाई का कारक होती हैं, लेकिन उस सब का ठीकरा हम सरकार पर फोड़ देते हैं। घर के अंदर बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हम सरकार पर ठीकरा फोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। जी हां, ऐसी ही एक चीज है जिसको लेकर दो तरह के वर्ग हैं। एक, उसके महंगे होने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जिसको उसके होने पर ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उनका परिवार, उनका जीवन बर्बाद कर रही है। एक ऐसा वर्ग है जो उस चीज के साथ उस चीज का सेवन करना एक शान की बात मानता है, लेकिन उस शान के बाद वो ये नहीं देखता कि उसका परिवार, उसका घर किस स्थिति में है। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं शराब। शराब एक ऐसा विषय जो जितनी भी महंगी हो जाए उसको लेकर कभी किसी ने शिकायत नहीं की। दो देशों की लड़ाई हो जाए या कुछ ऐसी घटना घटे कि तेल थोड़ा महंगा हो जाए, प्याज थोड़ा महंगा हो जाए, टमाटर थोड़ा महंगा हो जाए, हम चर्चा करते हैं, लेकिन कभी उस और ध्यान हम नहीं देते कि शराब महंगी हो गई, क्योंकि वो वर्ग हमें सोचने का मौका ही नहीं देता। सरकारें हमें सोचने का मौका ही नहीं देती। हमारे दिमाग पर इस तरह से वो चीज़ें हावी होती हैं, ये लत हावी होती है कि परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं और हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। जी हाँ, आर्य समाज के साथ एक संस्था मशाल इसी को लेकर जागरूकता लाने का कार्य करने में जुटी है। आज मुद्दा जरूरी में हमारे साथ मौजूद हैं विकास आर्य जी, जो कि मशाल को कोऑर्डिनेट करते हैं, मशाल संस्था को कोऑर्डिनेट करते हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विकास जी, हम देखते हैं सबसे पहले आपकी जो संस्था है वो देश के विभिन्न हिस्सों में, खास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का कार्य कर रही है। ये जो आपकी जो संस्था है ये कितने साल पुरानी है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो मैंने बताया क्या वही है या इसके अलावा भी और कुछ आप लोग करते हैं? मशाल का जो जन्म है वो हुआ था 2016 में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की घटना के बाद हुआ था, नेशनलिज्म के बेस पर कि राष्ट्रवाद को लेकर हुआ था। पर धीमे धीमे जब उस सफ़र में आगे बढ़े तो हमने देखा कि बहुत सारे युवा, जो यूथ था, वो इस नशे में बर्बाद हो रहा, तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। इसलिए हमने विचार किया कि हमें सबसे पहले इस यूथ को बचाने के लिए इसको लेकर व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है, और व्यापक आंदोलन के लिए ज़रूरी है जन जागरण करना, लोगों के बीच में इस विषय को ला के रखना। और इसके लिए इसके बाद हमने सबने शुरू किया दिल्ली के अंदर शराब बंद करने को लेकर अभियान 2018 से। और वहीं से क्रम हम चाहते दिल्ली के अंदर शराब बंद हो पूर्णतः रूप से, कि शराब कोई भी व्यक्ति हो, किसी समाज के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी राष्ट्र के लिए, किसी के हित में नहीं है। और इसी वजह से हमने इसको लेकर आंदोलन शुरू किया जो अभी भी चल रहा है। जी जी विकास जी, ये बताइए कि दिल्ली के अंदर अभी जो सरकार कार्य कर रही है, एक शराब की नीति लेके आई, नई नीति लेके आई, उस नीति का या उससे पहले जो सरकारें नहीं, उनकी जो नीति थी, उस नीति में, उन दोनों नीति में क्या फ़र्क है और इसका आम आदमी पर क्या फ़र्क आता है? क्योंकि सरकारें बात करती हैं कि इससे राजस्व आता है, इससे भ्रष्टाचार कम होता है, और ये जो चीज़ों का नाम लेकर सरकारें शराब के दाम बढ़ाती हैं, सरकारों के टैक्स लगाती हैं, दुकानें नई खोलती हैं या नई नीतियां लेके आती हैं।
वास्तव में ये शराब होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये सरकारें एक तरह से अपने जिसे कह लीजिए कमाई का साधन बनाने के लिए शराब की लत आम लोगों तक लेके जाती है। लेकिन बात वहीं आती है कि क्या इन जो वर्तमान सरकार है और बीती सरकारें, इनकी जो शराब की नीति है इसमें क्या फ़र्क है? वर्तमान सरकार में और पिछली सरकारों में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है देखा जाए तो। हम ये तो नहीं कहते कि दोनों ही सरकारें मतलब पहली बहुत अच्छी थी या ये बहुत बुरी है या ये बहुत अच्छी है वो बुरी है, ऐसा तो कहना बहुत ज़्यादा बेईमानी रहेगा। मगर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शराब ये जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है, इस सरकार ने जितना निकम्मापन इस विषय पर दिखाया है पिछली सरकारों ने कभी भी खुल के नहीं दिखाया। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है, जिसका जन्म ही हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार और स्वराज के नाम पर हुआ, उस स्वराज के नाम पर जिसमें नशे को लेकर और अपराधों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर व्यापक बंद था कि हाँ भाई ऐसा नहीं किया जाए, उसको लेके लोगों का विश्वास तोड़ के इस सरकार ने वो तमाम काम किए जो पिछली सरकारों ने नहीं किया। 25 साल से उम्र घटा के 21 साल करना, दिल्ली के अंदर पहले इस नई शराब नीति से पहले, मतलब पिछले साल से पहले, आप विश्वास नहीं मानेंगे, दिल्ली के अंदर 21 ड्राई डे थे। मतलब होली को शराब नहीं मिलती थी, दिवाली को नहीं मिलती थी, तो क्या ना ईद को, गुड फ्राइडे को शराब नहीं मिला करती थी तीज त्योहारों पर। इस सरकार का निकम्मापन, इस सरकार का बेहुदापन, मतलब जो कहा जाए उस सरकार के लिए, उससे जितना नीचे आप बोल सकते हो वो बोल के देखिए। इस सरकार ने सिर्फ साल के 3 दिन, क्या नाम है, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त, इन 3 दिन को छोड़कर सभी दिनों में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। अब एक बात बताइए, एक आदमी बेचारा दिन भर कमाता है, शाम को दिवाली है, घर वाले बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि पिताजी आएंगे, घर में पैसा लेकर आएंगे, दिन भर कमाई लेकर आएंगे, चीज़ों को लेकर है। अब वो आदमी करेगा क्या? वो जाएगा, दिन भर की मेहनत कर रिक्शा चला के लाएगा, बगल में उसके ठेके, जो ठेका वो गली गली में खोल दिया सरकारों ने, वहाँ से शराब की बोतल लेगा और दारू पी के घर में आएगा। अब सोचिए छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हाल होगा। इस सरकार को कोई मतलब नहीं है किसी से भी। इस सरकार का बस चले तो लोगों को स्कूलों में भी शराब की बोतलें दे, और सरकार का अंत जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा रहेगा। जी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि पिछली सरकारों की नीति और अब की सरकारों की नीति में बहुत सारा बदलाव, आपका कहना है उम्र कम की गई या जो उनकी दुकानें थी शराब की उसकी संख्या बढ़ाई गई अलग अलग तरह से, लेकिन बात वहीं आती है कि शराब जो है एक आम आदमी को प्रभावित करती है। आम, जो आपने जैसे बात कही कि एक गरीब मजदूर अगर पैसा कमा के लाता है तो हो सकता है वो रास्ते में से उस शराब की दुकान से उस पैसे का काफ़ी बड़ा हिस्सा वहाँ खर्च दे और अपने घर जाके जो है वो उस पैसे को ना दे या मारपीट करता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपकी संस्था किस क्षेत्रों में काम कर रही है? ये शराब तो सरकार ने अभी तक चला रखी है, तो इसके अलावा आपकी संस्था क्या कर रही है जो इसके खिलाफ क्या कार्य कर रही है? अमित जी, पता है कि समस्या क्या है? पहले की सरकारों में जो फर्क है ना, पहली सरकारें सिर्फ शराब को बेचने तक ही सीमित रहा करती थी। इस सरकार ने शराब को बेचने उससे आगे बढ़ के लोगों की लत में उसके खून में डालने की कोशिश कर दिया है। सोचिए 100 रुपए के 3 ट्रेटा पैक में शराब दी जाएगी, 35 रुपए का एक होगा। 35 रुपए की आप शराब पीजिए, उस ट्रेटा पैक में जैसे फ्रूटी मिला करते, जैसे बच्चे फ्रूटी पिया करते थे, आप हम पिया करते, उसमें शराब मिलेगी। अब जो आदमी, मुझे जैसा आदमी जाके ट्रेटा पैक में शराब पिएगा, क्या कल आके वो 500 रुपए की दारू नहीं पिएगा भाई? समस्या उस नीयत में, उस खून में है कि साला घुसा दो। वो समस्या ज्यादा खतरनाक है सरकारी, उस नीयत में जगह जगह ठेके खोलो। अब आप विश्वास नहीं मानोगे, अब जो ठेके खोले जा रहे हैं वो झुग्गियों में, क्या नाम, स्लम एरिया में, भीड़ वाले इलाकों में, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पिए और बर्बाद हो चीजों को लेकर है। हमने 2 तरह के रास्ते इसमें अख्तियार किए हैं जी। मशाल जो है वो आर्य समाज की एक उप समिति है और आर्य समाज के निर्देशों पर कार्य करती है। वर्तमान में हम 2 दिशाओं में एक साथ काम कर रहे हैं। एक सीधा संघर्ष है, शराब के ठेकों को लेकर विरोध है, जिसको लेकर हमने भी जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा में किया था विरोध। और दूसरा है जो परिवार झुग्गी बस्ती स्लम एरिया में जिनके पति शराब पी के, जिन्होंने घर पूरे बर्बाद हो चुके हैं, उन महिलाओं को दोबारा से खड़ा करने, उन परिवारों को दोबारा से अपने पैरों पे दोबारा से खड़ा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आर्य समाज का एक और समिति सहयोग नाम से है,
उसमें वो कई जगहों से कपड़े इकट्ठे करते हैं और वो हिंदुस्तान के अलग राज्यों में, गरीब राज्यों में वो कपड़े दे दिए जाते हैं। उन कपड़ों जो कपड़े बचते हैं उन कपड़ों को ये महिलाएं उनका पायदान तैयार करती हैं, जूट बैग्स तैयार करती हैं और क्या नाम है आसन वगैरह तैयार होते हैं जिनको बेचा जाता है और उनके पैसों से वो महिलाएं अपना घर चलाती हैं। पति जो दिन भर कमाता है बैठे रिक्शा चला कर मंदी में पल्लीदारी करके वो जो पैसा दारू बर्बाद करता है, तो हमारे इन पैसों से वो महिलाएं खड़ी करती है, अपने परिवार को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करती हैं। और दूसरा रास्ता हमने कर रखा है जिसमें शराब के ठेकों का विरोध है। अब मैं आपसे एक छोटी सी घटना बताता हूँ जी। जहांगीरपुरी का जी ब्लॉक है, उसके मात्र वो कुशल सिनेमा हॉल है, उसके नीचे ठेका चलता है शराब का, उसके मात्र 100 मीटर की दूरी में, जो सरकार के नियमों के विरुद्ध है, उसके बावजूद भी सामने इस लड़कियों का स्कूल है जिसमें तकरीबन 12,000 लड़कियां पढ़ती हैं। सोचिए, उसके ठीक सामने कोने में शराब का ठेका खुलता है, उसके ठीक क्या नाम ठेके के सामने दूसरे कोने में क्या नाम है मस्जिद है। उसके बावजूद भी कंपनी लोगों ने इस पर शिकायत की, आंदोलन धरना खूब हुआ, सरकार एक कान में कोई जू नहीं रंगी। क्यों? क्योंकि वो जो ठेका है वो आसपास के 2-3 लाख की आबादी कवर करता है। अब सोचिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कमर्शियल एंगल जब सरकारें सोचने लगती हैं, क्योंकि सरकारों का जो जिसे कह लीजिए संविधान कहता है कि सरकार होनी चाहिए फॉर द पीपल, ना कि वो उसको कमर्शियल एंगल सोचना चाहिए। सरकारों को लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए, लोग किस तरह से लोगों की सहायता की जा सके, किस तरह से उनके जीवन को ऊपर उठाया जा सके। लेकिन सरकारें जब उस माध्यम का इस्तेमाल करती हैं पैसा कमाने के लिए और तर्क देती हैं कि अगर हम ये इस तरह की दुकानें नहीं खोलेंगे तो इन क्षेत्रों के अंदर अवैध शराब बिकेगी या इस तरह से जो जहरीली शराब बिकेगी, ये बात इस तरह के तर्क दिए जाते हैं और उससे बहुत सारा नुकसान होता है सरकारों को। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है, क्योंकि वास्तविक रूप में जब सरकारें शराब का को लेकर प्रोत्साहन देने की नीति अपनाती हैं तो एक वर्ग जिसे कह लीजिए युवा वर्ग बहुत जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि हमारी फिल्में, हमारे टेलीविज़न इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी प्रचार करते हैं। हम देखते हैं एक नीचे लाइन लिख दी जाती है कि शराब पीना हानिकारक है, लेकिन वहाँ पर एक हीरो हीरोइन जो हैं शराब पी रहे हैं किसी होटल के अंदर, एक बहुत ही जिसे कह लीजिए ग्लैमरस रूप से उस दृश्य को फिल्माया जाता है, डांस हो रहा है, तो बहुत ही जल्द उस फिल्म के जो उस दृश्य है उसका असर हमारे युवा वर्ग पर पड़ता है। और युवा वर्ग किसी भी क्लास का हो सकता है, वो मिडिल क्लास का भी हो सकता है, वो अपर मिडिल क्लास का भी हो सकता है और लोअर मिडिल क्लास का भी हो सकता है। तो ये ज़्यादातर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के जो वर्ग के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं और जो गरीब तबका है वो उस वर्ग को देखता है, क्योंकि नीचे का वर्ग हमेशा ऊपर के वर्ग को देखता है और उसकी कॉपी करने का प्रयास करता है। तो दिल्ली के अंदर जब ये स्थिति दिखती है तो बहुत सारे अब शराब परोसने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई हैं होटलों में। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि उसमें क्या चेंज आया है यहाँ पर? अब इसकी सरकार ने क्या किया है, वो रेस्टोरेंट्स जो हैं अब वो पार्किंग एरिया में खुले में भी शराब दी जा सकती है। अब एक कल्पना करिए, एक 12वीं क्लास का जो बच्चा होता है 16 साल का होता है और आज के परिवेश में आदमी देख के ही जल्दी चीज़ों को बिगड़ता है, चीज़ें करता है। 16 साल का बच्चा अपने स्कूल से जा रहा है, बगल की पार्किंग में 2 लोग शराब पी रहे हैं और पड़ोसी जगह पिलाई जा रही है। अब सोचिए उस बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान सरकार कहती है हमने स्कूल की बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी इतनी अच्छी अच्छी बना दी हैं। उनसे पूछो जब तुम्हारे स्कूल के सामने ठेका खुलेगा, बगल के रेस्टोरेंट में शराब परोसी जाएगी, तो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा तुम्हारे स्कूल में पढ़ेगा या जाके वो दारू पिएगा? दूसरी सबसे बड़ी समस्या सरकार की जो आ रही है, सरकार की नीयत में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना है कि पैसा किसी तरह भी करके उसको मिले। हमने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। पहला कि भाई किसी कीमत पर भी दिल्ली में सभी शराब के ठेके बंद किए जाए। दूसरा, 2015 के बाद से जब से ये सरकार ने शपथ ली है तब से जितने भी परिवारों में शराब पी के लोगों की मृत्यु हुई है या फिर लोग मरे हैं, उन सबके घर वालों को, चूँकि सरकार की शराब पी है तो उनको कम्पनसेट किया जाए। और तीसरा, दिल्ली के अंदर जितनी भी कच्ची शराब बनाने वाले व्यापार में जो लोग हैं, कोई बड़े लोग नहीं है, ये लोग बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब आप सोचो करोड़ों खरबपति आदमी नहीं है, ये बहुत इनको समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों को है, इन लोगों को हमारा मानना कि इन लोगों को दोबारा से नए व्यापार करने के लिए सरकार इनको प्रोत्साहन करे, सरकारी नौकरी दे, जिससे कच्ची शराब का बिजनेस छोड़ के मुख्य धारा में समाज के साथ चलें। 3 चीज़ें हैं। सरकार की नीयत का विश्वास नहीं मानेंगे। जब दिल्ली के अंदर लॉकडाउन हुआ
हम सबको पता था कि लोगों जेब में पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं था लोगों का, फिर भी सरकार ने ठेका खोला और लोगों को पता जानते हुए भी पैसा ना होने के बावजूद भी जो पैसा इमरजेंसी के लिए लोगों ने अपने परिवार के लिए बचा रखा था, सरकार ने ठेका खोल के सबसे पहले वो पैसा बर्बाद करवाया। आप सोचिए सरकार की नीयत लोगों के प्रति क्या है। जी बिल्कुल। और सबसे खतरनाक जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी समय आ रहा है, वो है बियर की बोतलों को लेकर है। अब जो बच्चा आज बियर पी रहा है, स्वाभाविक सी बात है कल वो शराब पिएगा, परसों चरस भी पिएगा, तरसों गांजा, सब कुछ पिएगा, चीज़ को बढ़ेगा उस तरफ करके है। अभी हाल ही में दिल्ली के जो शाहदरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी एक घटना घटी जहां पर शराब का व्यापार करने वाले कुछ जो परिवार की महिलाएं थी, उन्होंने एक महिला और दूसरी महिला के साथ कुछ इस तरह से किया कि उसको कपड़े वगैरह उसके फाड़ दिए और उसका बाल काट के, इस तरह की घटना भी सामने आई। उसमें भी यही सामने आया कि वो जो लोग थे वो शराब का व्यापार कर रहे थे, अवैध व्यापार कर रहे थे। इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं दिल्ली में सामने आती रही हैं कि जहां पर जिसे कह लीजिए कि सीधे तौर पर या इंटरनल तौर पर कहीं ना कहीं शराब इन्वॉल्व थी, कहीं पर एक्सीडेंट ऐसे हुए जो शराब इन्वॉल्व थी, कहीं पर ऐसी घटनाएं घटी जो जिसके अंदर शराब इन्वॉल्व थी। सबसे बड़ी घटना जो दिल्ली में घटी वो निर्भया कांड था, जिसके बाद एक बारी को पूरी दिल्ली एकदम से क्या पूरी दुनिया में भारत को लेकर आवाज़ उठी कि ये क्या हुआ, किस तरह से कुछ शराब पी रहे लोगों ने एक लड़की के साथ ऐसी वहशियाना हरकत की। तो ये सब चीज़ें, उसमें भी शराब का एक अहम रोल था क्योंकि वो सब जितने भी आरोपी थे उस समय शराब के नशे में थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे घटनाएं घटी जब ये कहा गया कि शराब के नशे में था। और कानून जो है विकास जी ये कहता है कि अगर शराब के नशे में एक्सीडेंट हो जाता है तो मान लिया जाता है कि हाँ ये नशे में था, या कुछ घटना घटती है तो मान लिया जाता है ये अपने आप में नहीं, एक नशे में था। तो ये जो चीज़ है शराब का सहारा ले लेना, ये भी एक हमारे समाज के अंदर एक तरह से काफ़ी ज़्यादा एक विकृत रूप धारण करता चला जा रहा है। ऐसी बहुत सारी तारीखें हैं जो सरकारों को तो कभी याद नहीं रहने वाली, मगर जिन परिवारों के साथ घटा है उनके शायद जीवन भर की याद रहेंगी, आने वाली पीढ़ियाँ तक याद करेंगी उन तारीखों को। जैसे आपने वसंत कुंज वाली जो घटना बताई थी 7 फरवरी 2012 की जो घटना है निर्भया कांड को लेकर, वो शायद हिंदुस्तान की तारीख है, शायद पूरी दुनिया की तारीखों में गिना जाएगा उस तारीख को। उन 5 लड़कों ने शराब पी रखी थी, सरकार को ये बात अच्छी तरह से पता थी। ऐसे ही 7 जनवरी 2017 में नरेला में एक महिला है परवीन नाम से, उन्होंने भी ऐसा विरोध किया था तो उन्हें नंगा करके 1.5 किलोमीटर तक घुमाया गया था। गोविंदपुरी में 10 अप्रैल 2017 को ही एक 32 साल के आदमी ने 6 साल की छोटी सी बच्ची के साथ शराब पी के रेप किया था। मंगोलपुरी की घटना भी अभी कुछ दिनों पहले घटना आपको पता ही, जिसमें उस लड़के शराब पीने लड़के ने उस लड़के के पेट में चाकू से लगभग 32 वार किए थे उस चीज़ को लेकर। ऐसी बहुत सारी तारीखें हैं जिन्हें मैं और आप शायद हर रोज़ टीवी पर, न्यूज़ चैनलों में या फिर अपने सोशल मीडिया में देखते रहे शराब के कारण बनती है। मगर आखिरी में फिर आखिरी की बात यह है कि सरकारों को इससे फ़र्क क्या पड़ता है जी। न्यूज़ में एक लाइन चली, आप जैसा मुझ जैसा व्यक्ति बैठता है टीवी में थोड़ी देर डिस्कस करें फिर वो चला जाएगा। मगर ये सोचने वाली बात है हमारा समाज किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। जी सबसे बड़ी बात यही, सबसे बड़ी बात है वो जाग किस तरफ रहा है और वर्तमान की सरकार की नीयत क्या है। आप जब 35 रुपए के टेट्रा पैक में शराब बेचेंगे तो आप मुझे बताइए आने वाले 5 साल बाद दिल्ली को आप कहाँ खड़ा कर रहे हैं, कहाँ पे खड़ा रख रहे हैं। आप जब स्लम एरिया के बिल्कुल बुखाने पे शराब ठेके खोल रहे हैं, जहाँ का गरीब आदमी बैठे रिक्शा चलाता है, पल्लेदारी करता है, बेचारा मजदूरी करता है, और 35 रुपए की शराब की क्या नाम टेट्रा पैक बेच रहे, तो सोचिए उस परिवार का वो समाज किस दिशा में जा रहा है उसको सोच के आप सोचेंगे और आपको डरेंगे उस चीज़ से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात बोलते हैं कि भाई हमारे घर में शराब नहीं पीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर भूल जाते हैं कि निर्भया कांड में जिस लड़की के साथ ये रेप हुआ उसके घर में कोई शराब नहीं पीता था। रोड पे जो दारू पी क्या नाम रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें जिसका जो मरते हैं जो लोग, उन्होंने दारू पी के वो लोग नहीं सो रहे होते हैं। आप शराब पिए या ना पीजिए मगर उससे प्रताड़ित एक दिन आप जरूर होंगे, याद रखिए चीज़ को लेकर है। फर्क इतना कि तरीके शायद अलग अलग हो सकते हैं, आप शायद रोड एक्सीडेंट में मरेंगे या फिर किसी और घटना में मरेंगे, मरेंगे निश्चित इसी शराब के कारण ही। जी। तो अभी जो मशाल कार्य कर रही है, मशाल ने आपने बताया आंदोलन का रास्ता भी अपनाया, तो मशाल ये जो आपकी संस्था है, आपके साथ जो लोग हैं, आप लोगों ने सरकार के खिलाफ या सरकार को कुछ ज्ञापन दिया या उसके खिलाफ कभी कोई आंदोलन किया?
सरकारी सामने हमने 2018 में जुलाई में हमने 3 दिन का एक सांकेतिक अनशन किया था। हमने केजरीवाल के घर के अंदर एक जनता दरबार लगता है, वहाँ आडंबर है, आप विश्वास मानिएगा, आप जाके देखिएगा। उसके अंदर हमने जाके बकायदा जब बात रखी अपनी, तो हमें मारा गया उसके अंदर। उसके जब जनता दरबार हमने अपनी बात रखने की कोशिश करी, उस समय हमने 3 दिन का सांकेतिक अनशन किया था। आप विश्वास मानिए, जिसकी सरकारें आंदोलनों के दम पर आई, उस व्यक्ति ने धारा 144 लगा के ये निर्देश अपने कोर्ट से, हाई कोर्ट से ऑर्डर ले रखा कि उसके घर के आसपास कोई भी आंदोलन नहीं कर सकता। सोचिए, हमें विकास भवन वहाँ पे दूर थे, लगभग 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हमें रखा गया। 3 दिन का हम सांकेतिक अनशन किया था। नवंबर में हमने 12 दिन का अनशन किया था। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई देखने तक नहीं आया। दिक्कत यह है कि सरकार को सरकारें ही चाहती हैं कि हमेशा जनता उग्र आंदोलन की तरफ बढ़े। जब ठेके फूके जाएंगे, जब बसें जलाई जाएंगी, तब इन सरकारों की आँख खुलेगी। तब शायद केजरीवाल जी को समझ आएगा नहीं यार, अभी समस्या बढ़ रही है, चीज़ों लेकर है। पर मैं आशा करता हूँ कि सरकार उससे पहले समझ जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर जिन सरकारों में जब घमंड आया है, इस देश में तो इंदिरा जैसी सरकारें भी खत्म हो गई, जो कभी 400 सीट लाया करती थी, लेकिन 40 सिमट गई। तो इस सरकार को समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान है, यहाँ की जनता ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को रोकेंगे नहीं। समझ सब रहे हैं जी, पता सबको गलत हो रहा है, मगर थोड़ा समय लगेगा जगने में। मगर जिस दिन जगेगा तो इससे जो घमंड है कि हम 67 सीट लेकर दिल्ली के साथ खड़े हैं, वो इन 6 के लिए मोहताज हो जाएंगे। और एक दिन समय ज़रूर आएगा, और आप और मैं शायद इसी टीवी चैनल पे यहीं बैठ के, इसी मुद्दा जो कार्यक्रम में बैठ के चर्चा करेंगे कि देखिए अब इस केजरीवाल सरकार 6 सीटों पर सरकार सिमट गई और इन्हीं विषयों से सिमटी। क्योंकि जो जनता का नहीं हुआ, जो समाज का नहीं हुआ, वो सरकारें सत्ताएं ज़्यादा लंबी नहीं चला करती हैं। जी बिल्कुल, आपने ये कहा कि जो सरकारें आम व्यक्ति की नहीं हुई, एक आम आदमी की नहीं हुई, जो सरकारें लोगों के जन कल्याण के लिए नहीं हुई, उन सरकारों को आम आदमी ने पलट दिया। वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, और उसको जब समझ में आता है, और ये भारत में हमने आम तौर पर देखा है, हमें लगता है, बहुत सारे लोग चैनलों पर बहस भी करते हैं कि वोट जो है इधर चला गया, वोट उधर चला गया। तो वोट जाता क्यों है? क्योंकि लोग सोचते हैं, लोग विचार करते हैं कि हमें वोट किधर देना है, कहाँ देना है और क्यों देना है। और ये जो वर्ग की हम बात करते हैं, जो स्लम एरियाज़ में रहता है, जो इस तरह की क्लस्टर कॉलोनीज़ में रहता है, वो वर्ग बहुत ही जल्दी एक तरह से मुँह मोड़ता है। क्योंकि कभी जो है वो वर्ग किसी पार्टी का होता है, तो कभी किसी पार्टी का होता है। दिल्ली में या दिल्ली के आसपास हमने इसी प्रकार से हमेशा से देखा है। तो शराब का एक जो विषय जो आज हमारे पूरी दिल्ली या कहें दिल्ली के एनसीआर आसपास बन चुका है, क्योंकि गरीब वर्ग परेशान है, लोगों को जो है अपराध का सामना करना पड़ता है। शराब के नशे में युवक युवतियां, उनको किसी ना किसी तरह से उसका शिकार बनना पड़ता है, और शिकार जो बनाते हैं वो भी नशे में होते हैं। शराब, जैसा कि अभी विकास जी ने कहा कि शराब से शुरुआत करते हैं, उसके बाद अलग अलग तरह के नशे वो इस्तेमाल करते हैं। और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और राजधानी के अंदर इस प्रकार से अगर लोगों का व्यवहार होता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है। लोग पूरी दुनिया से दिल्ली आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसीलिए दिल्ली को भारत का दिल भी कहा जाता है, और कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो हो रहा है वो उसकी नज़र, उस पर नज़र पूरी दुनिया की होती है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ की एक छोटी सी भी घटना हमारे देश को बदनाम करती है। विकास जी, आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े, और आपने अपने जो आपकी संस्था कर रही है उसके ऊपर पूरे उसके बारे में बताया, और किस प्रकार से आप लोग दिल्ली की जो सरकारें हैं उनको बता रहे हैं, उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, और जो आम आदमी है उसको भी जागरूक कर रहे हैं कि शराब उसकी सेहत के साथ साथ उसके जीवन और उसके परिवार के लिए भी गलत है। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका, और जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं, लोगों को जो इसके पीड़ित हैं, जो इस समस्या से पीड़ित हैं, उनको आप आर्थिक रूप से जो उनको पैरों पे खड़ा करने में सहयोग दे रहे हैं आपकी संस्था, वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो आशा करते हैं लोगों को आपके ये जो सारे काम हैं ये काफ़ी पसंद आएंगे। स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।